मोदी सरकार को सत्ता में आए 1 साल हो रहा है। CNBC आवाज मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज के आकलन के लिए एक खास सीरीज लेकर आई है, चाय गरम। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मोदी सरकार का एक बड़ा नारा रहा है। चाहे वो फॉर्च्यून 500 कंपनियां हो या फिर ग्रोथ की रफ्तार को तेजी देने वाला SME सेक्टर, हर कोई बिजनेस की अनचाही फॉर्मेलिटीज से बचना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि दुनिया भर में मेक इन इंडिया का परचम लहराए और इस सपने को पूरा करने की उनकी पहल है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कारोबार करना वाकई में कितना आसान हुआ है, आइए जानते हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर से जिनकी देश की तरक्की में खास भूमिका रही है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं टेक्नो ग्रुप के चेयरमैन जयदीप मेहता, गोली वड़ा पाव के फाउंडर वेंकटेश अय्यर, क्रेमिका के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अक्षय बेक्टर और साथ ही के गणेश जो एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं और चेयरमैन हैं पोटिया मेडिकल के। इसके अलावा हमारे साथ चर्चा में शामिल भी हो रहे हैं इन्फीबीम के डायरेक्टर मालव मेहता। आप सबका स्वागत है CNBC आवाज की इस खास पहल में। मिस्टर गणेश, क्योंकि आप एक सीरियल एंटरप्रेन्योर रहे हैं, कई वेंचर्स में आपने पैसा लगाया भी है, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ये जो इतना बड़ा नारा हम पिछले 1-1.5 साल से सुनते आ रहे हैं, जब से कैंपेनिंग शुरू हुई थी, क्या वाकई में इस समय भारत में कारोबार शुरू करना, उसको बढ़ाना आसान है? हाँ, देखिए, ऐसे लास्ट 1 ईयर में 1 साल में ये हमने देखने को मिला है कि काफी स्टेप्स ये नए गवर्नमेंट ने लिए हैं, जिससे जैसे एप्लीकेशन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम हो या डायरेक्टर की एप्लीकेशन हो, वो वाले सारे फॉर्म्स और प्रोसीजर जो है काफी सिंप्लीफाई हुए हैं। तो जो 1 साल तो कम टाइम है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी तरक्की कर चुके हैं, लेकिन स्टेप्स जो बेबी स्टेप्स हैं वो ले लिए हैं गवर्नमेंट ने। जो लंबे चौड़े फॉर्म्स होते थे बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए, वो शायद एक फॉर्म में अब मिलेगा। वो ई पोर्टल की काफी तगड़ी पहल हुई है। लेकिन बेक्टर साहब, आप बिजनेस में काफी सालों से हैं और रफली आप 200 करोड़ की कंपनियां बन गए हैं। आपके लिए बिजनेस स्केल करना पिछले सालों के मुकाबले इस पर्टिकुलर लास्ट मोदी सरकार के 1 साल के गवर्नेंस में क्या आसान रहा है? थिंग्स हैव डेफिनेटली इम्प्रूव्ड। काफी चीजों में क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है। गवर्नमेंट आज की गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है जो कि प्रोएक्टिवली इश्यूज को सॉल्व कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और काफी हद तक छोटी छोटी चीजों में करेक्शन भी आ रही है। बट एक मेजर जो मोदी गवर्नमेंट की प्रॉमिस थी टू रिव्यू ऑल दी एक्ट्स टू मेक देम मोर सिटीजन फ्रेंडली, उस काम में मैं समझता हूं कि अभी भी काफी स्टेप्स लेने की जरूरत है गवर्नमेंट को। आई थिंक 1 year has passed and we have just 4 more years left. Our country is on a roll and we have no time to waste. जी, और इस मोमेंटम का कैसे फायदा उठाया जाए? वेंकटेश, मैं आपसे समझना चाहूंगी, कंसिडरिंग आपका जो बिजनेस मॉडल है वो लार्जली फ्रेंचाइजी लेड है, आप छोटे शहरों में Tier 2, Tier 3 सिटीज में अपना कारोबार फैला रहे हैं। द लास्ट 1 year छोटे छोटे शहरों में एक कॉमन मैन बड़े सपने देखने लगा है। एक नई उमंग, एक नई जोश, एक नया तरीके का एक फर लग गया उनके सपनों को। सो वी फील काफी एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारे पास फ्रेंचाइजी लेके आ रहे हैं, हमको करना है, काफी उम्मीद और जोश के साथ आ रहे हैं। सो द पॉजिटिव एनर्जी इज दैट। बट व्हेन यू कम बैक टू इन्वेस्टर्स, व्हेन यू कम बैक टू VCs, PE, आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से बात करते हो, दे आर ऑल्सो पॉजिटिव अबाउट ऑल द इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल द एक्शंस दैट आर बीइंग टेकन। बट समवेयर दे आर ऑल्सो सेइंग लेट्स वेट एंड वॉच। तो अब तक आपको नहीं लग रहा उतना इम्पैक्ट है ग्राउंड लेवल पर? सेंटिमेंट का ज्यादा इम्पैक्ट है, नॉट ऑफ पॉलिसीज। या सेंटिमेंट काफी अच्छे हो गए हैं, पॉलिसीज के लिए भी इनिशिएशन भी हो गया है। But from an investor's perspective, they may say, okay, let's wait for some more time and all. They are positive about it. But ground level में जो आम entrepreneurs है, they are all very positive. Our franchises are very positive. There are licensing issues which have to be clumped down and bring as a single licensing at a ground level. मेहता साहब, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? क्योंकि आप रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, आपने इनफैक्ट ग्रीन कार्ड में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आप एज एन इन्वेस्टर व्हाट इज द एक्सपीरियंस? समझिए कि ग्राउंड रियलिटी पर अभी कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया। केंद्रीय सरकार बहुत चीजें करना चाहती है, राज्य सरकार और लोकल अथॉरिटीज में खास करके बम्बई म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, और वहां कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। बातें हो रही है
पॉलिसीज बन रही है, पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही स्लो है ये सब चीज का। रियलिटी सेक्टर को कोई जात का कहीं भी बेनिफिट अभी तक मिलने की कोई दिख नहीं रहा है। सेक्टर को ब्याज का दर जब तक कम नहीं होता है, दैट इज द बिगिनिंग कि वहां से रियलिटी सेक्टर इंप्रूव होगा। और जहां तक ई कॉमर्स वेंचर्स का सवाल है, सबसे पहले जीएसटी आते ही ई कॉम वेंचर्स को सबसे बड़ा फायदा होगा, और ये आने के लिए भी अभी और 1 साल रुकना है। ग्राउंड रियलिटी मुझे तो कोई बदलाव ज्यादा दिख नहीं रहा है। लॉन्ग रन में चीजें कुछ बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन ई कॉमर्स की आपने बात की और मालव मेहता भी हमारे साथ है, इन्फीबीम के डायरेक्टर। मालव, जो मेहता साहब भी कह रहे थे यहाँ पर, जयदीप मेहता साहब भी कह रहे थे कि सरकार का जो इंटेंशन है यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है वो अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन लोकल अथॉरिटी से दिक्कतें आती है। अब ये इश्यूज तो तमाम ई कॉमर्स कंपनियों के लिए थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है एक पर्टिकुलर टैक्सेशन पॉलिसी होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ और जोड़ रही हैं, और कर्नाटका हैज बीन अ मेजर पेन पॉइंट फॉर ऑल ई कॉमर्स प्लेयर्स इंक्लूडिंग इन्फीबीम एंड द अदर बिग बॉयज। तो ये जो दुविधा है उसको कैसे दूर किया जाए और उससे आप कैसे जूझ रहे हैं? यूनिफॉर्मिटी के लिए सरकार काफी कोशिश कर रही है। आई थिंक जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन काफी कुछ बदलाव लाएगा। तब तक के लिए जो स्टेट की पॉलिसी है उसको कंप्लाई करना तो हर एक कंपनी का, लेकिन आपको हर स्टेट में मतलब अलग टैक्स देना पड़ रहा है। कर्नाटका आपसे अलग टैक्स वसूलेगा, महाराष्ट्र शायद आपसे अलग टैक्स वसूलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपको वैसे भी चार्ज कर रहा है आपके बिजनेस पर। ये बात सही है, पर ये बिजनेस शुरू करने से पहले नोन फैक्ट है कि हर एक स्टेट का अलग अलग टैक्सेशन पॉलिसीज है। तो ईज ऑफ बिजनेस का कहा है ये सरकार ने, तो होपफुली ये भी शॉर्ट टाइम में चेंज होगा। स्टेप्स लिए जा रहे हैं और हम भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी अगर पॉलिसीज में, टैक्सेशन पॉलिसीज में है अक्रॉस द कंट्री, तो दैट विल हेल्प इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो तब तक के लिए तो मेरे हिसाब से इट इज अ रेगुलेटरी थिंग, तो उसमें कंप्लाई करना तो एक कर्तव्य बनता है हर एक कंपनी। क्या वो रेगुलेटरी चेंजेस आने चाहिए आप जैसी कंपनियों को, स्टार्टअप्स को कारोबार ऑफ कोर्स स्केल करने के लिए और नए एंटरप्रेन्योर्स को इस पूरी स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए? उस पर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। इस खास चर्चा में हम लौटेंगे जल्दी। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खास सीरीज सीएनबीसी आवाज पर। मोदी सरकार के कामकाज का हम आकलन ले रहे हैं। यह खास पेशकश जहां पर हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर से, ये समझने की कोशिश है कि वाकई में क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किक इन हो चुका है इंडिया में, एंटरप्रेन्योरल जगत को इसका कितना फायदा मिला है। हमारे साथ हर सेक्टर के काफी जाने माने नाम हैं। मिस्टर गणेश, आपने इनफैक्ट चर्चा की शुरुआत में कहा कि स्टार्टिंग अ बिजनेस इज मच इजियर इस समय एज अगेंस्ट द लास्ट 4-5 years ऑफ द अदर गवर्नमेंट, लेकिन स्केल करना कितना आसान है, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को बड़ा करना, वहां पर कितनी सहूलियत दे रही है यह सरकार? ऑन ग्राउंड मैं मानता हूं कि 1 साल जो है 20% है 5 साल गवर्नमेंट का, तो इसलिए वो कम नहीं है। ओके, काफी है। शुरुआत जो हुई है अच्छी हुई है, जैसे सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स हो, बट अभी भी जैसे जीएसटी बोला था फॉर ई कॉमर्स, जो हमारे 3-4 कंपनियां हैं ई कॉमर्स में, जीएसटी इंप्लीमेंट होना चाहिए। इंप्लीमेंट करते करते जब इंप्लीमेंट हो जाएगा तब बहुत से रिलीफ मिलेगी स्केल करने के लिए, क्योंकि अब प्रॉब्लम यह है कि जो आज के एंटरप्रेन्योर्स हैं ये न्यू एज बिजनेस मॉडल्स हैं, नए बिजनेस मॉडल हैं। 60 साल के हमारे रेड टेप और प्रोसीजर्स में कहीं ये मॉडल लिखा नहीं गया, सुना नहीं गया, तो इसके लिए बने नहीं है। दे आर मेड फॉर ओल्ड इकोनॉमी बिजनेस। नए इकोनॉमी बिजनेस के लिए ये रूल्स और रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स और पॉलिसीज नहीं है। उसको चेंज करना बहुत जरूरी है अगर हम स्केलेबिलिटी चाहते हैं। वो एक रूल क्या बदलता देखना चाहेंगे मिस्टर गणेश? वन रूल दैट यू थिंक सरकार को बदलना चाहिए न्यू एज बिजनेस के मद्देनजर? नो, मैं आपको क्विकली 3 बताता हूं। एक जो है कंपनी स्टार्ट करना एक बात है, कंपनी क्लोज करना जो बैंक्रप्सी कोड है, क्लोजिंग ऑफ द कंपनी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी दैट वेरी क्लियर। दूसरा इज इंस्पेक्टर राज,
ये जो परमिशन है, लाइसेंस है, इंस्पेक्टर राज बिल्कुल बंद करना है। आज मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम मेक इन इंडिया बनाना चाहते हैं, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, ये नहीं होगा जब तक ये इंस्पेक्टर राज और लाइसेंस राज चेंज नहीं होगा। क्योंकि कंपनियां तो हमें हर साल में 10,000 नए एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, 10,000 न्यू स्टार्टअप चाहिए, तभी मैन्युफैक्चरिंग होगी। उसके लिए ये सब पॉलिसीज, ये जो एक ई बिजनेस पोर्टल है जहां पे 26 अप्रूवल्स एक साथ में मिलेंगे, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फॉर्मेलिटीज 3 फॉर्म में लाना चाहते हैं 10 फॉर्म से, वो सब इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एक साल कम है, बट एक साल एक तरह से 20% ऑफ उनका टाइम। चलिए, पहल तो शुरू हो गई, शुरुआत तो हो गई है बदलाव आने की। मैं यहाँ पर वेंकटेश आपके पास आना चाहूंगी। तो क्या ट्रिगर चाहिए वो बड़ा ब्रांड बनाने के लिए? छोटे छोटे ब्रांड्स आ रहे हैं, लेकिन उनको बड़ा एक, हाउ डू यू मेक अ गोली वड़ा पाव और मैकडॉनल्ड्स ऑफ द वर्ल्ड? ओके, सो डीप पॉकेट्स, वन ऑफ द की फैक्टर फॉर ब्रांड बिल्डिंग इज डीप पॉकेट्स। एंड व्हेन वी गो अबाउट ट्राइंग टू रेज मनी, the one route that is available is the VC and the PE route. Now, to a large extent, between startup to stock market, I think the entrepreneur comes down to around 5 to 10% of shareholding in his own company. So that's a big bottleneck. So I think in 1992 or 93 we saw a lot of IPOs coming into the market. So can the startups at any particular stage, maybe, why do you have to wait till 500 crores to get listed? So a lot of policies has to be there how a startup can get listed and raise money from the stock market, and not only through the VC and the PE. इनफैक्ट मेहता जी यहाँ पर सेबी उसकी पहल भी कर रही है कि स्टार्टअप्स के लिए कितना आसान हो, लेकिन अगर इसको आपने नैस्डैक के साथ कंपेयर करना है या फिर चाइना में जिस तरह का एक्शन देखने को मिला है उससे कंपेयर करें, तो इमीडिएट क्या मेजर्स आने की जरूरत है? कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए सेबी के जो कायदे हैं आईपीओ लाने के लिए, उसमें काफी बदलाव लाना चाहिए। आपको एक उदाहरण दे दूं कि चाइना में मई 5 तारीख से मई 12 तारीख के बीच में $377 बिलियन का आईपीओ इश्यूज आए। $377 बिलियन इंडिया में 10 साल के अंदर 11 टाइम, माने 110 साल में नहीं आए, उतने उन लोग 7 दिन में लेके आ सके। अभी यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए स्टार्टअप्स को भी इमीडिएटली रिलीफ देनी चाहिए कि दे कैन कम टू द आईपीओ मार्केट एंड स्टार्ट डूइंग, रेज मनी इन द मोस्ट सिंपलर वे। ओके, मैं इनफैक्ट वेरी क्विक मालव आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि वो हॉट न्यूज तो यही है कि इन्फीबीम इज ऑल प्रिपेयरिंग फॉर एन आईपीओ। क्या मार्केट आपको सही लग रहा है आप जैसी कंपनियों को लिस्ट करने के लिए, और सरकार को अब क्या और एफर्ट लाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां भारत में पैसा रेज करें और ना कि विदेश जाकर? नहीं, हाँ, ये बात सही है। वी आर गोइंग फॉर एन आईपीओ इन अ शॉर्ट टाइम। और चेंजेस में तो ऐसा है कि जैसे सेबी है, दे आर डिबेटिंग ऑन वेरियस पॉलिसीज। तो एक तो पॉलिसीज एज फार एज ई कॉमर्स इज कंसर्न इज फॉर द एफडीआई और एफआईआई इन्वेस्टमेंट इनटू प्राइमरी सब्सक्रिप्शन ऑफ आईपीओ। तो उसमें देयर हैज बीन लॉट ऑफ न्यूज, लॉट ऑफ डिबेट दैट सेबी इज डूइंग, एंड आई थिंक कि उसका सिंस पॉजिटिव कंसिडरेशन है उसका, तो उसका इफेक्ट भी लगता है कि शॉर्ट टाइम में उसका आना चाहिए। जी मिस्टर गणेश, आई एम श्योर आप इस पर कुछ और लाइट दे पाएंगे, कंसिडरिंग आपने बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेयर से बात की है, उनके साथ काम किया है। प्रॉफिटेबिलिटी इतना बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी के लिए जब वो फंड रेज करना चाहे। मेरे ख्याल में सेबी भी इस पर विचार कर रही है। हाँ जी, ये जो सेबी का नया इनिशिएटिव है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, और जो उन्होंने पॉलिसी सर्कुलेट किए और फीडबैक मांगे हैं, वो बहुत ही एनकरेजिंग है। बिकॉज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वो न्यू एज बिजनेस मॉडल, टेक्नोलॉजी लेड बिजनेस मॉडल को रिकॉग्नाइज करते हैं। आज तक अगर एनी ऑफ द कंपनी जो इस पैनल में है या स्टार्टअप कोई बैंक के पास जाएगी लोन लेने के लिए, कोई बैंक लोन नहीं लेगा। 60 साल हो गए हमें, उसके बाद भी कंपनी की वैल्यू है, जो इन्वेस्टर है 100 मिलियन $1 बिलियन में वैल्यू करते हैं कंपनी को, लेकिन बैंक आपको 10 लाख का लोन नहीं देगा, क्योंकि जो हमारे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं और रूल्स हैं वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते ये इंटरनेट बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड न्यू एज बिजनेस मॉडल। ये जो सेबी का न्यू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें उन्होंने फीडबैक मांगे हैं और सर्कुलेट किया है गाइडलाइंस, दैट इज वेरी एनकरेजिंग, क्योंकि उस पर उन्होंने ये सब चीजों को एड्रेस किया, इंक्लूडिंग प्रोमोटर शेयर, प्रॉफिटेबिलिटी फॉर मिनिमम प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड फॉर लिस्टिंग। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं
बहुत ही पुराने और ट्रेडिशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। क्योंकि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ब्रिक एंड मोटर में रिटेलर हूं, अगर मैं एक बिल्डिंग खरीदता हूं, शॉप खरीदता हूं या शॉप को रेंट में लेता हूं और उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूं, उसमें प्रॉफिट उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, उसको मुझे राइट ऑफ नहीं करना पड़ता फर्स्ट ईयर में, तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिखता है। लेकिन सेम चीज मैं टेक्नोलॉजी ई टेलर हूं या ई कॉमर्स कंपनी हूं, जो भी मैं टेक्नोलॉजी डेवलप करता हूं वो भी सेम नेचर है, कैपिटल एसेट है और 10 साल यूज होगा, लेकिन मुझे जबरदस्ती क्योंकि ओल्ड लॉस है फर्स्ट ईयर में मुझे राइट ऑफ करना पड़ता है। तो अगर आप ई कॉमर्स कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे वो तो हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट जो वो कर रहे हैं उसको राइट ऑफ कर रहे हैं। लेकिन जो ब्रिक एंड मोटर रिटेलर है वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 5 साल में 7 साल में राइट ऑफ करते हैं। सो इसमें काफी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रिकॉग्निशन ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल रिफॉर्म्स चाहिए, बट लेकिन ऑलरेडी उसमें स्टेप शुरू हो गया है। मैं जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने खरीदा था, कहा था दिल्ली अभी बहुत दूर है तो अभी काफी टाइम हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन सारे सिग्नल्स पॉजिटिव हैं और एक्नॉलेजमेंट है गवर्नमेंट से कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंकरेजिंग एफडीआई, ये सब अर्जेंटली करना चाहिए, प्रायोरिटी है वो हमें देखने को। प्रायोरिटी बेसिस पर ये तमाम चेंजेस आने चाहिए। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर एक खास पेशकश। हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर जगत के बड़े नामों से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस करना कितना आसान हुआ है भारत में। अब तक जो पहल हुई है सरकार की वो कितनी काफी, और यहां से आगे अगले 4 सालों में कौन से बड़े कदम नरेंद्र मोदी की सरकार को लेने होंगे। विक्टर साहब हमारे साथ है दिल्ली से जुड़े हुए। अक्षय जी, आप काफी समय से F&B बिजनेस में हैं, आपने कई बड़े ब्रांड्स के साथ काम भी किया है। अब वो एक बड़ी चीज जो आप सरकार से उम्मीद करके बैठे हैं कि अगले 4 सालों में अगर कर दे तो एक न्यू वेव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आएगी भारत में। सरकार, आज की सरकार काफी सक्षम सरकार है और काफी अच्छे कदम ले रही है, और जीएसटी की जो पहल है इसका हमारी इकोनॉमी पे बहुत मेजर इफेक्ट आने वाला है। कुछ स्टेप्स जो सरकार ने अभी तक नहीं लिए हैं, जिसके ऊपर मैंने थोड़ी देर पहले भी चर्चा की है, उसमें है कि जो एक्ट्स रिसेंटली इनेक्ट हुए हैं जो कि काफी स्ट्रिक्ट छोटे व्यापारों के लिए काफी स्ट्रिक्ट समझे जा रहे हैं आज की डेट में, उनमें जो नेसेसरी और मिनिमम रिविजन्स रिक्वायर्ड हैं वो जरूर की जानी चाहिए, ताकि जो छोटा एंटरप्रेन्योर है जो कि लाखों की तादाद में इंडिया में है, जिसको डेली एक इंस्पेक्टर के साथ डील करना पड़ता है, क्लियरेंस के साथ डील करना पड़ता है, ये छोटी छोटी चीजों को हमें अपने रास्ते से बाहर निकाल देना चाहिए। इंडिया डेमोक्रेटिक नेशन है और इसको आगे बढ़ने के लिए कानून की जो बंदिशें हैं वो किसी भी कंडीशन पे आज की सरकार को और सोसाइटी को टॉलरेट नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और जल्दी लेना चाहिए। जयदीप मेहता साहब, आपको क्या एक बदलाव देखना चाहेंगे सरकार की ओर से आए तो बूस्ट मिले इस क्षेत्र को? खैर जीएसटी तो सबने बता चुका है, पर अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज राइट ऑफ सर्विस। जो राइट ऑफ सर्विस के कायदे जो लाना चाहती है महाराष्ट्र सरकार पहले ला रही है, और वो राइट ऑफ सर्विस आने से आपका हक बनेगा, आप सर्विस गवर्नमेंट से मांगिए। वो जो राइट ऑफ सर्विस आने से काफी बदलाव हो, अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। ऑल ब्यूरोक्रेट्स की अकाउंटेबिलिटी लाना बहुत जरूरी है। और दूसरा, ब्लैक मनी के लिए कोई भी रास्ता निकाल के दिस ब्लैक मनी हैज टू बी ब्रॉट आउट, जो जल्दी में जल्दी उसकी पहल तो हो ही गई है। वो मैक्रो लेवल पे हुई है, माइक्रो लेवल पे आनी चाहिए। जनरेशन ही बंद होना चाहिए तो ये सब बंद हो जाएगा। वेंकटेश, I always felt India is a consumption story, 100 crores plus population. तो कहीं तो ये brand, we should see more brands coming out of India. And for startups and for brands, and one of the key factor is the ability to raise money from the stock market. तो परिवर्तन, we want something where small companies like us can get listed and raise big money. Okay. माधव, आप क्या चेंज देखना चाहेंगे, वो या फिर वो कौन सी बड़ी पहल देखना चाहेंगे अब सरकार से आने वाले इनके कार्यकाल में? जीएसटी तो सबने बताया ही है, बट एफडीआई इन मल्टी ब्रांडेड रिटेलिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट विल ब्रिंग अबाउट अ बिग चेंज एज फार एज द सेक्टर इज कंसर्न्ड। आई डोंट नो, वो थोड़ा सा स्टिकी टॉपिक हो सकता है कंसिडरिंग द गवर्नमेंट इज ऑलरेडी पुट देयर लेड देयर कार्ड्स आउट ऑन दैट अर्लियर। मिस्टर गणेश, इफ यू कुड स्पीक फॉर द होल एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटी, फॉर एंजल इन्वेस्टर्स एज वेल एज इंक्यूबेटर्स, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं?
एक तो जो नई कंपनीज एक्ट है वो स्मॉल कंपनी को, स्टार्टअप को और एस्टैब्लिश्ड लार्ज कॉर्पोरेशन को एक ही नजर से देखती है। कुछ क्लैरिफिकेशंस लाए हैं ये नए सरकार ने, लेकिन सिंप्लीफाइंग न्यू कंपनीज एक्ट रूल्स टू मेक इट एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप फ्रेंडली इज नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड इज फॉर एनकरेजिंग FDI एंड फॉर गेटिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स क्लियर कट, स्टेबल, प्रेडिक्टेबल और ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम। आज के दिन में जो टैक्सेशन है, जैसे हमने पहले टैक्स टेररिज्म देखा था, लेकिन अभी भी नए गवर्नमेंट ने भी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का नॉइस उठाया है। ये सब कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करता है। सो ये दो चीजें मैं चाहूंगा, सिंप्लीफिकेशन इन कंपनीज एक्ट एंड ट्रांसपेरेंट, प्रेडिक्टेबल एंड स्टेबल टैक्स सिस्टम। ओके, बेक्टर साहब, कोई क्लोजिंग रिमार्क, स्पेशली कंसिडरिंग आप जो सेक्टर को एड्रेस कर रहे हैं वो काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, और जैसे नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण में कहा था कि वी डोंट बी अ नेशन जहां पर लोग नौकरी मांगे, हम नौकरी पैदा करने वाला देश बनना चाहते हैं। आई थिंक इसमें जो बात बोली गई है उसके अलावा एक चीज जिसमें गवर्नमेंट को काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके ऊपर आज की चर्चा में हम कोई बात नहीं कर पाए, उसमें है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ पेरिशेबल्स इन इंडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ। एज अ कंट्री वी आर ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, वी आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ वेरी फास्ट पेस। अगर हम पिछले 10 साल अपने देखें तो काफी जो ग्रोथ का पार्ट था हमारा, वो इन्फ्लेशन के साथ नेगेट हो गया, और उसमें जैसे दूध के और सब्जियों के और फल आदि के भाव बढ़े हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट को पहले से ही ध्यान देना चाहिए और उसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए कि जो दूध और सब्जी और जैसे जैसे इन चीजों की कंजम्पशन बढ़ेगी हमारी हाउसवाइफ्स के लिए और फैमिलीज के लिए, इनकम के साथ साथ अवेलेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। सो आई वुड से दैट गवर्नमेंट शुड कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन and continue to in fact control food inflation in a very big way so that the effect of growth reaches the poor person and the citizens of India. चले, तो अंत में मैं ये कह सकती हूँ आप सबसे चर्चा करके कि थोड़ी बहुत पहल सरकार की ओर से जरूर हुई है, बिजनेस शुरू करना आसान हुआ है, उसको स्केल करने में अब भी एक लंबा रास्ता शायद सरकार को तय करना होगा, काफी ज्यादा पॉलिसी चेंजेस लाने होंगे, लेकिन सेंटिमेंट जो है उसमें बदलाव आया है और थोड़ी बहुत यहाँ पर हम देख रहे हैं एनर्जी ग्राउंड लेवल पर जरूर बढ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद हम सब आप सबका हमारे लिए समय निकालकर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।